स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। The destiny of the world will be decided on its waters। दोस्तों ये कोट है वर्ल्ड के जाने माने मैरीटाइम स्ट्रेटजिस्ट एल्फ्रेड महन का। वो कहते हैं कि दुनिया की तकदीर इसके ओशंस पर लिखी जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो दुनिया की जिस भी पावर के हाथ में ओशंस का कंट्रोल रहा है उसी ने दुनिया पर राज किया है। अगर आप इतिहास के पन्नों को पीछे पलट कर देखें तो ये बात एकदम साफ दिखाई पड़ती है। इस फॉर्मूले से आज इंडो पैसिफिक में छिड़ी हुई जियोपॉलिटिकल रेस को भी आसानी से समझा जा सकता है। दोस्तों इस बात पे तो कोई दोहराए नहीं है कि पिछले 5 सालों में इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनकर उभरा है। पिछले 5 सालों में ये रीजन वर्ल्ड के 2/3 इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन बनकर सामने आया है। साथ ही चाइना के एग्रेशन को रोकने के लिए यहाँ सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी बढ़ता जा रहा है। क्वाड और ऑकस जैसे अलायंसेस इसी कोऑपरेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ये आज बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के जियोपॉलिटिकल राइवलरी के बैटल ग्राउंड बन चुका है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी के शब्दों में कहें तो इंडो पैसिफिक आज एक लिविंग रियलिटी है और इस सेंचुरी को शेप करने में इस रीजन का अहम योगदान होने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नई अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स इस रीजन के एक डोमिनेंट एक्टर के कानों में खतरे की घंटी का काम कर रही हैं। और ये एक्टर वो एक्टर है जिसके इकोनॉमिक बूम का इंडो पैसिफिक को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में एक बड़ा योगदान रहा है। हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो है आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आज इंडो पैसिफिक में जैसे जैसे यूएस और बाकी प्लेयर्स क्वाड और ऑकस जैसी ग्रुपिंग्स को स्टैब्लिश कर रही हैं, वैसे वैसे आसियान में टर्बुलेंस बढ़ रहा है और उसकी इंटरनल वीकनेसेस दुनिया के सामने उजागर हो रही हैं। सितंबर 2021 को जब ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट के तहत ऑकस को अनाउंस किया, तब से इंडो पैसिफिक में आसियान की सेंट्रलिटी को लेकर एक बड़ा धक्का लगा। ऑकस को लेकर आसियान मेंबर्स के डिवाइडेड ओपिनियन सामने आए। एक तरफ इंडोनेशिया और मलेशिया ने रीजन में बढ़ रही आर्म्स रेस और पावर प्रोजेक्शंस को लेकर डीप कंसर्न्स शो किए, वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर, वियतनाम और फिलीपींस ने ऑकस को वेलकम तो किया, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी सावधानी भी जाहिर की। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या ऑकस आसियान को रिप्लेस करने वाला है? क्या ऑकस के आने से आसियान के रीजनल लीडर बनने के आइडिया ने एक बैकसीट ले ली है? आज के वीडियो में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी GS2 के IR सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इससे जुड़े क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। पर फिलहाल के लिए हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता। स्वागत है आपका स्टडी IQ में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, और वो ये कि कुछ वक्त पहले ही स्टडी IQ ने अपना लाइव फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया था फॉर यूपीएससी प्री प्लस मेंस, और उस बैच में आपका शानदार रिस्पांस रहा। सबसे पहले तो उसके लिए शुक्रिया। और उस बैच की सीट्स फुल हो चुकी हैं, और उसमें जैसा आपने रिस्पांस दिया तो हमने सोचा कि क्यों ना बैच 2 में आप देर ना की जाए और बैच 2 को भी लॉन्च कर दिया जाए। और इसीलिए 11 जुलाई मॉर्निंग 8 AM से सेकेंड बैच की स्टार्टिंग हो रही है यूपीएससी फाउंडेशन बैच प्री प्लस मेंस के लिए। फीचर्स प्रीटी मच सेम है। 900 घंटे से ऊपर का लाइव कोर्स है। प्री के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। करंट की पुरजोर तैयारी के लिए हमारा कैप प्रोग्राम है, विच इज करंट अफेयर्स प्रोग्राम। साथ ही साथ इस बैच की सबसे शानदार हाईलाइट है 1-to-1 मेंटरशिप। तो दोस्तों अगर आपको आज से पहले कभी भी लगता था यूपीएससी की तैयारी अफोर्डेबल प्राइसेस में संभव है ही नहीं, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स में आपको अलग अलग तरीके से पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत है, तो शायद अब आपकी सोच में बदलाव लाने का वक्त आ चुका है। स्टडी IQ इस देश के सबसे अफोर्डेबल बैच, सबसे अफोर्डेबल कोर्स के साथ आ चुका है। द ओनली थिंग दैट इज नीडेड इज योर एफर्ट एंड इज योर हार्ड वर्क। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो स्टडी IQ आपके साथ है। इस बैच से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएंगी। अगर आप AG लाइव कूपन कोड का यूज करते हो तो आप 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस के साथ इस बैच में सब्सक्राइब कर पाओगे। तो दोस्तों आप भी इस देश के सभी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इस रीजन में आसियान की सेंट्रलिटी को समझने के लिए हमें उन फैक्टर्स को समझना होगा जिन्होंने आसियान की फॉर्मेशन एंड ग्रोथ को कैटलाइज किया। ये तो हम जानते हैं कि आसियान 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशन से मिलकर बनी एक ऐसी क्वाड है जो पैसिफिक ओशन की कोस्ट लाइन को इंडियन ओशन से कनेक्ट करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन के 10 मेंबर स्टेट्स के साथ साथ चाइना और यूएस आसियान को इस रीजन की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की एक अहम कड़ी के रूप में देखते आए हैं। आसियान ने अपने इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स की बदौलत खुद को इस रीजनल आर्किटेक्चर के सेंटर पर लाने के लिए शुरुआत से ही कड़ी मेहनत की है।
आपको बता दें कि कोल्ड वॉर के बाद 2 दशकों से आसियान ने इस रीजन की स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए एक सेंट्रल फोर्स का काम किया है। ये इस ग्रुपिंग का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इस सब के चलते आसियान को इस रीजन के फॉर्च्यून का ड्राइवर बताया जाता था। आसियान ने खुद को सुपर पावर कॉन्फ्लिक्ट से हमेशा दूर रखना सही समझा। उसके स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस उसके बॉर्डर्स के अंदर तक ही सीमित रहे और इसीलिए आसियान को एक ऑनेस्ट और न्यूट्रल ब्रोकर के रूप में देखा गया। आसियान का मल्टीलेटरलिज्म की तरफ हमेशा से ही एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रहा। आसियान की एक खासियत है कि वो यूनानिमस एग्रीमेंट और कंसेंसस बिल्डिंग पर काम करता आया है। ये ग्रुपिंग इंडो पैसिफिक के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी को कंसेंसस के थ्रू इंटीग्रेट करने के लिए एक मैसिव स्टेबलाइजिंग फोर्स के रूप में सामने आई। इन सब में आसियान नेशंस के स्ट्रॉन्ग लीडर्स जैसे कि ली कुआन यू, सुहार्तो, महाथीर आदि और उनके एंटी कम्युनिस्ट इकोनॉमिक मॉडल्स ने इंडो पैसिफिक में आसियान की सेंट्रलिटी को बिल्ड करने में एक अहम भूमिका निभाई। अगर बात इकोनॉमिक ग्रोथ की करें तो 2019 में इस रीजन ने $3.2 ट्रिलियन की जीडीपी ग्रोथ अचीव की। पिछले 5 दशकों की रिमार्केबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ आसियान ने लॉजिक ऑफ वॉर को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ के लॉजिक से रिप्लेस कर दिया। आज आसियान वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और रिसेंट प्रोजेक्शंस के अनुसार 2030 तक ये वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। पिछले 50 सालों में आसियान ने ह्यूमन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ अचीव कर अपने मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगियों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। इससे जाहिर है कि यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा है। वहीं अगर ट्रेड की बात करें तो 2020 में आसियान और यूएस के बीच गुड्स एंड सर्विस का ट्रेड $362 बिलियन का था, जबकि एफडीआई की टर्म्स में ये $329 बिलियन का रहा, जो कि 2019 के कंपैरिजन में 3.2% ज्यादा था। वहीं दूसरी तरफ आसियान और चाइना का ट्रेड जो 1991 में कुल $9 बिलियन का हुआ करता था, वो 2020 में बढ़कर $685 बिलियन पर पहुंच गया। 2020 में ईयू को रिप्लेस करते हुए आसियान चाइना का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। तो आप देख सकते हैं कि ओवर द ईयर्स आसियान यूएस और चाइना के इंटेंस इकोनॉमिक कंपटीशन का भी प्लेटफॉर्म बन के उभरा है और इसमें चाइना एक क्लियर विनर बनकर सामने आया है। इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण ये था कि अब तक यूएस ने इस रीजन के लिए कोई कोहेरेंट इकोनॉमिक विजन नहीं अपनाया, लेकिन जाहिर है कि इस रीजन में चाइना के बढ़ते इकोनॉमिक फुटप्रिंट्स यूएस के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं थे। इसलिए चाइना की इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट को काउंटर करने के लिए यूएस ने इस रीजन में लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी टाइज को मजबूत करना शुरू किया। खैर, इसके अलावा आसियान ने इस रीजन में अपनी पोजीशन को सॉलिड करने के लिए मेजर पावर्स के साथ आसियान रीजनल फोरम, ASEAN+6, ईस्ट एशिया समिट जैसे डायलॉग प्लेटफॉर्म्स पर भी एंगेज करना शुरू किया। इन फोरम्स ने पहली बार रीजनल कंट्रीज को जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक इंटरैक्टिव और इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। इसके थ्रू आसियान इस रीजन के पावर कॉन्फ्लिक्ट से भी दूर रहा और उसी के साथ यहाँ अपना सेंट्रल प्लेस ऑक्युपाई करने में भी सफल हो पाया। उदाहरण के तौर पर आसियान रीजनल फोरम पर इस रीजन के कॉमन इंटरेस्ट के मुताबिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर ध्यान दिया जाता था, जिससे इन सबके बीच म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का एनवायरनमेंट बन पाया। उसी तरह 2004 से ईस्ट एशिया समिट के माध्यम से एनर्जी, फाइनेंस और आसियान कनेक्टिविटी जैसे की एरियाज पर फोकस किया गया। लेकिन इस सब के बावजूद भी आसियान इस रीजन के कोर सिक्योरिटी कंसर्न्स जैसे कि साउथ चाइना सी में चाइना के एग्रेशन या फिर म्यांमार के मिलिट्री कू को इफेक्टिवली एड्रेस नहीं कर पाया। इस रीजन में आज 2 डोमिनेंट आउटलुक प्रेवलेंट हैं। पहला यूएस लेड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी और दूसरा चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और ये दोनों आउटलुक आसियान के खुद के इंडो पैसिफिक आउटलुक से एकदम हटके हैं, क्योंकि वो डायलॉग और डेवलपमेंट में तो फोकस करता है लेकिन सीरियस सिक्योरिटी इश्यूज पर एकदम चुप है। आज इंडो पैसिफिक को लेकर आसियान का आउटलुक बेहद कमजोर है। इसी को देखते हुए आज कई स्कॉलर्स का मानना है कि इंडो पैसिफिक में उभरती हुई नई पार्टनरशिप्स 21st सेंचुरी के सिक्योरिटी चैलेंजेस को टैकल करने में आसियान की कमजोरियों को उजागर कर रही है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में आसियान की सेंट्रलिटी का बिलीफ कुछ बिखरता हुआ नजर आया है। ऐसा लगता है कि मानो आसियान की गोल्डन एज खत्म हो चुकी है। पर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए देखते हैं। सिंगापुर के फॉर्मर डिप्लोमेट बिलाहरी कौशिकन का कहना है कि ग्रेट पावर्स आसियान की सेंट्रलिटी को लेकर केवल तब तक कन्विंस्ड हैं जब तक वो उनके इंटरेस्ट को सर्व कर रही हैं। एक बार जैसे ही उनके इंटरेस्ट साइडलाइन हुए, वैसे ही उन्होंने आसियान की सेंट्रलिटी को साइडलाइन करने में देर नहीं लगाई। और केवल ग्रेट पावर्स ही क्यों,
इस ब्लॉक के इंडिविजुअल मेंबर्स में भी इसकी यूनिटी का मजाक बनाते हुए एक्सटर्नल पावर्स के साथ इंडिविजुअल डील साइन की, जिससे आसियान की कंसेंसस बेस्ड वर्किंग बुरी तरह इफेक्ट हुई। इस ब्लॉक में पहला नोटेबल क्रैक 2012 में तब देखने को मिला जब कंबोडिया आसियान को चेयर कर रहा था। चाइना के साथ अपनी क्लोज अलायंसेस को बरकरार रखने के लिए उसने आसियान के क्रूशियल मीडिया डॉक्यूमेंट को इसीलिए रद्द कर दिया क्योंकि उसमें आसियान के कुछ मेंबर्स और चाइना के बीच साउथ चाइना सी में चल रही कई डिस्प्यूट्स लिखे हुए थे। इसके अलावा इकोनॉमिक एग्रीमेंट की बात करें तो आसियान के लिए आज उस फ्रंट पर नेविगेट करना भी मुश्किल हो रहा है। आज किसी भी रीजनल ट्रेड ब्लॉक के साथ जुड़ना कहीं ना कहीं इन देशों को यूएस और चाइना की राइवलरी में खींच ही लाता है। उदाहरण के तौर पर आज सभी 10 आसियान नेशंस रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के मेंबर्स हैं, जिसमें चाइना भी मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ कुछ आसियान स्टेट्स जैसे कि ब्रूनी, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम CPTPP यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को भी ज्वाइन कर चुके हैं। CPTPP उसी यूएस लेड ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का सक्सेसर है जिसे यूएस ने 2017 में विड्रॉ किया था और आज चाइना उसको ज्वाइन करना चाहता है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स से मिलकर बना क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। हालांकि ज्यादातर आसियान कंट्रीज के इंटरेस्ट मैरीटाइम स्टेट्स होने के नाते क्वाड के प्रिंसिपल्स के साथ पूरी तरह अलाइन करते हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि सभी प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स हैं जिनको चाइना साफ साफ रिजेक्ट करता है। इसीलिए इन आसियान नेशंस के लिए यूएस लेड स्ट्रेटजी को सपोर्ट करने का मतलब है चाइना को सरेआम नाराज करना, और चाइना को नाराज ना करने की जद्दोजहद में आसियान कंट्रीज एक कलेक्टिव स्टैंड लेने से कतराती हैं। और तो और इंडो पैसिफिक की मैरीटाइम सिक्योरिटी के क्रिटिकल एरियाज में यूके और फ्रांस जैसी पावर्स का बढ़ता इन्वॉल्वमेंट भी यही दिखाता है कि आसियान चाइना के एग्रेशन को कंटेन करने में कहीं ना कहीं फेल होता जा रहा है। लेकिन अभी तक आसियान की कमजोरी को इस तरह उजागर किसी ने नहीं किया था जितना ऑकस ने किया है। ऑकस ने इस रीजन के जियोपॉलिटिकल स्टेक्स को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, और जैसा कि हम देख ही चुके हैं कि इसको लेकर आसियान मेंबर्स कोई भी कलेक्टिव स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। यानी कि जो वैल्यूज और स्ट्रक्चर्स एक समय पर आसियान की ताकत हुआ करते थे वो आज एक सीवियर ब्रेकडाउन का सामना कर रहे हैं। आज आसियान की डिसयूनिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब आसियान इसको लेकर कुछ करे या ना करे, ऑकस के बाद ये बात तो साफ है कि मेजर पावर्स इस ग्रुप की यूनिटी के लिए वेट नहीं करेंगी। दोस्तों, इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी रिलेशंस हमें यूएस बेस्ड बायलैटरल पैक्ट से लेकर आसियान जैसे मल्टीलेटरल कोऑपरेशन के रूप में देखने को मिलते हैं। पिछले कई सालों से ये दोनों तरह के अप्रोचेस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते आए हैं, लेकिन आज जैसे जैसे आसियान कमजोर हो रहा है वैसे वैसे यहाँ यूएस लेड अलायंसेस स्ट्रांग होते जा रहे हैं। एक तो आसियान की क्रम्बलिंग यूनिटी की वजह से उसकी पोजीशन पहले से ही वीक हो रही है, ऊपर से इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी कंसर्न्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ये दोनों फैक्टर्स एक साथ आकर यहाँ यूएस और उसके अलाइज को एक नए रीजनल अलाइनमेंट को बिल्ड करने का मौका दे रहे हैं। और इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे में ऑकस आसियान की सेंट्रलिटी को डिसरप्ट करने का अच्छा खासा पोटेंशियल रखता है। ऑकस एक ऐसी सिक्योरिटी पैक्ट है जो इस रीजन की सेफ्टी चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए लाइक माइंडेड पार्टनर्स के बीच डीप टेक्नोलॉजी शेयरिंग को प्रमोट करता है, जिससे उनकी डिफेंस और सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज और भी ज्यादा मजबूत हो सके। और इसी बलबूते पर ऑकस की रेलेवेंस और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। इसके अलावा किसी भी इशू को लेकर आसियान का रिएक्शन ज्यादातर स्टेटमेंट्स तक ही सीमित रहता है, जो उसकी इररिलेवेंस और पावरलेसनेस को और भी ज्यादा दर्शाता है। और जाहिर है कि आज के क्रिटिकल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में केवल ये वर्ड्स आसियान को रिवाइटलाइज करने में मदद नहीं करेंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आसियान इस रीजन में अपनी सेंट्रलिटी रीगेन करना चाहता है तो उसको 21वीं सेंचुरी के सिक्योरिटी चैलेंजेस के हिसाब से खुद में बदलाव लाने होंगे। उसको अपने इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और अपने मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को बदलती जियोपॉलिटिकल कंडीशंस के मुताबिक चेंज करना होगा। अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए आसियान को खुद की स्टैब्लिश्ड स्ट्रेंथ्स पर ध्यान देना होगा, और उसकी स्टैब्लिश्ड स्ट्रेंथ्स हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और सोशियो कल्चरल टाइज। इसी के साथ आसियान को एक ऐसी बोल्ड लीडरशिप की जरूरत है जो उसको इंटरनल डिबेट्स और डिफरेंसेस को स्मार्टली मैनेज कर सके, और साथ ही अपने इंटरेस्ट और विजन को ध्यान में रखते हुए एक्सटर्नल पावर्स के साथ भी नेगोशिएट कर सके। इस लीडरशिप को अपॉइंट करते समय यह ध्यान में रखना होगा कि वो आसियान स्टेट के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से इंडिपेंडेंट होकर काम करें, और ये कोई नई चीज नहीं है।
आसियान के इतिहास में इसके कई इंस्टेंसेस देखे गए हैं। उदाहरण के तौर पर कंबोडिया और वियतनाम के बीच चला 10 ईयर लॉन्ग वॉर इनके लीडर्स की इनफॉर्मल और सीक्रेट डिप्लोमेसी के जरिए खत्म किया गया था, जिसके बाद इन दोनों देशों ने एक साथ आसियान में कदम रखा था। खैर, इसके अलावा आज आसियान को खुद के बाकी अलाइज के लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए अपनी क्लियर कट स्ट्रेटजी भी प्रोड्यूस करनी होगी। प्रोफेसर अमिताभ आचार्य के मुताबिक भले ही लीडर न सही, लेकिन आसियान को ईस्ट एशिया के मल्टीलेटरल फोरम्स का एक हब बनकर रहना होगा। ये काम उसने पिछले 2 दशकों में बखूबी निभाया है और आज भी सभी लिमिटेशंस के बावजूद दूसरी कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उसकी इस यूनिक क्वालिटीज को चैलेंज कर सके। और इसके लिए आसियान को इस रीजन में बढ़ती हॉस्टिलिटी, मिसट्रस्ट और सिक्योरिटी डायलेमा पर कुछ इस तरह फोकस करना होगा कि इंडो पैसिफिक में आसियान के साथ स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट एंड एंगेजमेंट जारी रखना ऑकस की एक ज़रूरत बन जाए, ना कि बस एक ऑप्शन। तो दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन जहां पे हमने डिस्कस किया कि क्या संभावनाएं हैं ऑकस को आसियान को रिप्लेस कर लेने की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में बताया गया कि इस वीडियो की यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस है और उसी को देखते हुए हम एक सवाल आपके लिए छोड़ के जाएंगे जिसे आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज एग्जामाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ आसियान फॉर इंडियाज इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।